हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अंकित कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, आज नंग नाग पंचमी का दिन है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी डे, ठीक है। तो आप सबको जैसे कि पता है, सब त्योहार आएंगे, सब कुछ आएंगे, बट इसके साथ में कभी भी जो है पढ़ाई लिखाई से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो अपना गोल है, गोल पर हमेशा अड़े रहना चाहिए, हमेशा टिके रहना चाहिए, हमेशा इसके प्रति लगे रहना चाहिए। तो चलिए, सोचे आज तो ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन तो ऐसे ही बंद ही रहता है, तो ऑनलाइन में ही थोड़ा सा पढ़ा लिया जाए। तो चलिए, आपको जैसे पता है, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, उसके लिए पॉलिटी विषय के लिए अपना सब जो है 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। और ये है आज का पार्ट 4। क्या है? पार्ट 4 होने वाला है। अभी तक आप नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जा करके उसको देखिए। और यहाँ से आपको जो भी हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, आपको यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही निश्चित होगा कि आपको हमेशा एग्जाम में जाइएगा तो ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर जाएगा। हमेशा आपको जो है इससे देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। समझ रहे कि ना भाइयों? यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप चलिए, यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार आपको कर्तव्य बनता है, करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। हम अपने दोस्तों को भी एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन नहीं है। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो अच्छा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है, अटेंडेंस लगा दिया है? जी सर, आप स्टार्ट कीजिए, हम प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। चलिए, कर दिया है, अटेंडेंस लगा। चलिए, सब लोग आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार बाबू इसको शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है। आप एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म चल जाए कि भैया आ गए हैं, अब पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। चलिए, एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए, तो अपना सब स्टार्ट करते हैं। शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए आपको। आज जो है आई थिंक 30 क्वेश्चन आपको हम करवा दिए थे। आज 31 से 10 क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। 31 से 10 क्वेश्चन कहाँ से बाबू? 31 से 10 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आएंगे। अरे भाई, कहाँ चला गया ये? कहाँ चला गया? तो 31 क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं ना, देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको हम बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों को लिखने के लिए आपको भाषा नीति भी बता दी है। केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं ये भी बताए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, यहाँ से आपको आई थिंक करवाने वाले हैं। चलिए, आपको देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगेगा। क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, लाजवाब है। क्वेश्चन क्या कहता है? संघ संघ सूची और राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? देखिए, आपको पता होना चाहिए हमारे पास सूचियों की संख्या कितनी थी। सूची की संख्या कितनी थी? सूची 3 थी। कितनी थी बाबू? सूची की संख्या 3 थी। एक क्या होता है? केंद्र सूची होती है। क्या होती है? केंद्र। एक होती है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती समवर्ती सूची। क्या होती है? समवर्ती सूची। केंद्र सूची में क्या होती है? केवल और केवल केंद्र सरकार ही अपना नियम कानून बनाती है। राज्य सूची में क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही नियम कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में क्या होती है? ये में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके जो है क्या बनाती है? ये दोनों मिल करके जो है, इसमें जो है ये दोनों मिलकर कार्य करती है, नियम कानून बनाती है। तो आपको पता चल गया है। केंद्र सूची में भैया आपने बताया है कि इसमें जो है केंद्र सरकार जो होती है,
केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार यहाँ पर जो है कानून बनाता है, यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर कार्य करती है, केंद्र सरकार कार्य करती है, इट मीन्स कानून बनाती है, ठीक ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य सूची में जो होती है यहाँ पर राज्य सरकार कार्य करती है, कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में क्या होती है, केंद्र सरकार, केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों मिल करके जो है यहाँ पर कानून बनाता है, क्या बनाता है, कानून बनाता है। ये कहेंगे अपना सब समवर्ती सूची, क्या कहेंगे बाबू, समवर्ती सूची। तो वही पूछा है संघ सूची, इट मीन्स केंद्र, संघ सूची को ही अपना सब क्या कहते हैं, केंद्र सूची कहते हैं, इसी को अपना सब संघ सूची कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी का अपना सब संघ सूची कहते हैं, आपको याद आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है संघ सूची और राज्य सूची में से आप क्या समझते थे, लिखेंगे संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इस पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, उसको कहेंगे संघ सूची। और राज्य सूची क्या कहेंगे, राज्य सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है, यह शक्तियों के विभाजन का एक हिस्सा है। इसमें क्या होते हैं, केवल और केवल कौन, राज्य सरकार ही कानून बनाता है, राज्य सरकार ही कानून बनाता है। और ये इसीलिए किया गया है, क्या यह एक प्रक्रिया है शक्ति का विभाजन करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियों में विभाजन किया जाता है। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपने सब मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही गजब होने वाला है, देखिए मजेदार है। क्वेश्चन क्या कहता है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं। देखिए यदि भारत का आप नागरिक है, भारत का आप नागरिक है तो आपको नागरिकता दिया जाएगा भारतीय नागरिकता, क्या दिया जाएगा, अब यदि आप भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं तो भारतीय नागरिकता दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता में क्या दिया जाएगा, जैसे कि आपको जो है वोट डालने का अधिकार देगा, इट मीन्स कह सकते हैं प्रशासनिक या फिर राजनीतिक अधिकार मिलेगा, क्या मिलेगा, राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। सर गुरुजी राजनीतिक अधिकार में क्या क्या आता है, गुरुजी आपको नागरिकता दिया जाएगा राजनीतिक अधिकार का, इसमें आपको जो है वोटिंग का राइट दिया जाएगा, किसका, वोटिंग का राइट। आपको जो है आपको क्या किया जाएगा, आपको वोटिंग का राइट दिया जाएगा, समझ रहे हैं, वोटिंग का राइट। और आपको क्या दिया जाएगा, यदि आप भारतीय नागरिकता हैं तो आप जो है राजनीति में कदम रख सकते हैं, इट मीन्स आप जो है लीडर बन सकते हैं, आपको आप प्रतिनिधि भी बन सकते हैं, इट मीन्स चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। और ये सब अधिकार दिया जाएगा तो कुछ न कुछ कर्तव्य भी होगा, क्या होगा, कर्तव्य भी होगा, कुछ आपका कर्तव्य भी होगा, क्या होगा, कर्तव्य। गुरुजी कर्तव्य क्या होता है, कुछ न कुछ आपको जो है कर्तव्य भी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, कर्तव्य भी दिया जाएगा। गुरुजी कर्तव्य में क्या होगा, आपको जो है जैसे कि आपका जो है आपको राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना पड़ेगा, आपको जो है राष्ट्रीय पक्षी हो या फिर राष्ट्रीय कुछ भी होगा, इट मीन जैसे कि राष्ट्रीय गान हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत हो जाएगा, राष्ट्रीय संगीत हो जाएगा, आपको इसको सबको सम्मान करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। आपको राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा तो आपको कर्तव्य भी रहेगा। तो यही होता है नागरिकता, क्या होता है, नागरिकता। तो वही बात बताया गया है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे नागरिकता एक व्यक्ति या और राज्यों के बीच का कानून संबंध है। नागरिकता क्या होती है, व्यक्तियों और राज्य बोले तो यहाँ पर राष्ट्र का मान हो गया, क्या हो गया, राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र के बीच कानूनी संबंध है जो व्यक्तियों को उस राज्य में रहने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने और कुछ कर्तव्य का पालन करने का दर्जा करता है। यह राष्ट्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक है, क्या है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। देखिए आपको हम बताए हैं ना, यहाँ पर राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा, वहां पर उस राज्य में उस देश में रहने का अधिकार दिया जाएगा, उसके बाद कुछ न कुछ आपका कर्तव्य होगा, क्या होगा बाबू, आपका कर्तव्य होगा, ये कर्तव्य का आपको पालन करना पड़ेगा। यही हो गया क्या चीज, नागरिकता, क्या हो गया, नागरिकता। और नागरिकता से क्या होता है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा भी रखना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आपको आई थिंक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।
नागरिकता क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा गजब है, बड़ा शानदार है, बड़ा लाजवाब तो है ही है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय लिखे। क्या लिखे? 4 उपाय लिखे। चलिए तो क्या बोला है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय लिखे। देखिए राष्ट्र निर्माण, आपको पता होता है राष्ट्र निर्माण बहुत सारा कठिनाई आया था। आपको पता है ना भारत के राष्ट्र निर्माण में कितना कठिनाई था। मुख्य रूप से 3 कठिनाई मेन था। क्या था बाबू? मेन 3 कठिनाई था। आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है उस समय क्या था, लोकतंत्र बचाने की संभावनाएं था, ठीक ना। और राष्ट्र का विभाजन हो गया था, ठीक ना, और टुकड़ा ना हो जाए उसके लिए वो कठिनाई था। और बहुत सभी वर्गों का क्या हो, समान रूप से क्या हो, आर्थिक लाभ पहुंचे या फिर समान रूप से जो है सभी लोग उन्नति हो, उसका कठिनाई था। बिकॉज ऑफ उस समय गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा था। उस समय राष्ट्र निर्माण बहुत सारा कठिनाई था। और वही बात करता है, ये इसको दूर करने का क्या क्या बाधा, क्या क्या समस्या, क्या मतलब क्या क्या इसका जो है उपाय है। तो सबसे पहला है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी देश जो है यदि शिक्षा पर खर्च कर देगा, किस पर बाबू? शिक्षा पर खर्च देगा तो उसका राष्ट्र निर्माण बच जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा और उस देश में जो है भेदभाव ना हो। क्या हो? भेदभाव ना हो, भेदभाव ना हो, ठीक है, भेदभाव ना हो। और क्या हो जाएगा, जातिवाद ना हो, ठीक है, ठीक है, जातिवाद ना होगा। वहां पर जो है सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए। इट मीन जो है एक धर्म को ऊंचा और दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये सब राष्ट्र में हट जाएगा तो राष्ट्र का निर्माण जो होगा, ये सब बाधा है, राष्ट्र निर्माण का बाधा है। इसका 4 उपाय आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, राष्ट्र निर्माण की बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय। पहला, शिक्षा प्रसार और जागरूकता बढ़ाना। शिक्षा का प्रसार करना, सभी लोगों को शिक्षा देना और शिक्षा के प्रति सभी लोगों को जागरूकता बढ़ाना। इससे क्या होगा, राष्ट्र का जो बाधा होगा राष्ट्र निर्माण का, वो दूर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, आर्थिक असमानता कम करना। ये नहीं कि कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा अमीर है तो उसको और ज्यादा अमीर बना देंगे, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है उसको और गरीबी बना देंगे। नहीं, ये जो आर्थिक असमानता है इसको कम करना होगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और हमको विकास करना पड़ेगा, समावेशिक विकास। इसमें सभी वर्गों का विकास। समावेशिक विकास मतलब क्या होता है, सभी वर्गों का विकास, सभी वर्गों का विकास। हमको किस पर काम करना पड़ेगा? समावेशिक विकास पर काम करना पड़ेगा, सभी वर्गों का विकास पर काम करना पड़ेगा, न कि आर्थिक असमानता पर काम करना पड़ेगा, ठीक ना। इससे क्या होगा, राष्ट्र का निर्माण में जो बाधा आएगा वो दूर हो जाएगा। और तीसरा क्या लिखेंगे, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता का मुकाबला करना, ठीक है ना। इट मीन जो है इसको कम करना। क्या करना? इसका मुकाबला करना, इट मीन इसको कम करना। क्षेत्रवाद को कम करना, जातिवाद को कम करना, सांप्रदायिकता को कम करना, इसको सबका मुकाबला करना, इट मीन इसको कम करना, इसको दूर करना। क्या करना? इसको दूर करना। ये सब दूर हो जाएगा तो राष्ट्र निर्माण का जो बाधा है ये दूर हो जाएगा। और तीसरा लिख देंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत करना। और इसमें क्या होना चाहिए, ये नहीं कि लोकतांत्रिक मूल्य को जो है मजबूत करेंगे और संवैधानिक मूल्य का जो है संवैधानिक संस्था है उसको मजबूत करेंगे। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को संविधान से ऊपर दर्जा दे देंगे और किसी व्यक्ति को संविधान से नीचा दर्जा दे देंगे। नहीं, संविधान के सामने में सभी को इक्वल, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एमएलए हो, विधायक हो, चाहे कोई वो अमीर लोग हो, चाहे टाटा बिरला अंबानी क्यों न हो, सभी को संविधान के प्रति सभी को इक्वलिटी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा संवैधानिक संस्था को मजबूत करने का उपाय। ये सब हो जाएगा तो राष्ट्र निर्माण का जो मार्ग है, जो बाधाएं हैं, ये दूर हो जाएगा। तो ये 4 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ रहे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए बाबू। बिकॉज अब आप शेयर कीजिएगा तो आपको बदले में कुछ नहीं मांग रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको, ये जो पीडीएफ हम बनाए हैं, ये पीडीएफ आपको चाहिए, आप एक नंबर 7903534066 या एक नंबर और दे रहे हैं 95340230
725। इस दोनों नंबर पर, ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जा रहा है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए क्लास 12 क्वालिटी, जो कि आप जो है 10 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को तो बताते हैं, ये हमको पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि क्लास 12 में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा देने वाले हैं और आर्ट्स का है, साइंस का है या फिर कॉमर्स का है, साइंस का है एक्चुअली या फिर आर्ट्स का है, तो आपको सभी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब इतना कर रहे हैं, इसके बदले में आपसे क्या मांग रहे हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब मांग रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आपको करना पड़ेगा, आपको चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, शानदार है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है? देखिए लोकतंत्र में प्रतिनिधि शासन क्यों कहता है, देखिए आपको समझा रहे हैं, बात समझिएगा, थोड़ा गौर से बात समझिएगा। क्या कहता है, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है? देखिए आपको पता होना चाहिए, भारत क्या है बाबू? भारत भैया लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतंत्र है। भारत क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ पर चुनाव होता है, क्या होता है? चुनाव होता है। देखिए यहाँ पर लोग जो चुनाव करते हैं, यहाँ पर जनता जो चुनाव करता है, चुनता है, यहाँ पर जनता जो है किसी को भी जो है इस चुनाव में जो है किसी को चुनता है, तो जो चुनाव लड़ता है उसको प्रतिनिधि कहते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि कौन होता है? जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं, और जनता इसी को वोट करती है। जनता क्या करती है? इसी को वोट करती है, और ये जो है इसको चुन करके, इसको जिता करके, प्रतिनिधि को जिता करके जनता, और इसके सहारे ही जो है अपना क्या करती है? अपना शासन चलाती है। क्या चलाती है बाबू? अपना शासन चलाती है। तो बात समझिए, चुनाव होता है, जनता इसमें जो है अपना प्रतिनिधि को चुनता है, और उसके सहारे ही उसको जिताता है वोट दे करके, और उसके सहारे ही शासन चलाता है। क्या डायरेक्ट जनता जो है, क्या डायरेक्ट जनता पावर में है? नहीं गुरुजी, जनता तो पावर में नहीं है, बट जनता पावर में किसको दिया? अपने प्रतिनिधि। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो है शासन चलाता है, अपना सरकार चलाता है, अपना पावर दिखाता है, अपना रोब दिखाता है। इसीलिए लोकतंत्र को जो है, लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि शासन को। कि इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र को, क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि का शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि का शासन कहा जाता है। बार बोलिए, आपको दिमाग में बात ठनका कि नहीं गुरुजी? वाह भाई वाह, ठनक गया, बात तो ठनक गया। इसीलिए कहा जाता है। देखिए लिखेंगे क्या, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नागरिक सीधे शासन नहीं करते। यहाँ पर नागरिक सीधे शासन नहीं करते हैं, बल्कि वे चुनाव के माध्यम से, किसके? चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं? चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि संसद या विधानसभा या फिर विधानमंडल ही बोल दो, विधानमंडल में जनता के लिए नीतियां बनाते हैं और निर्णय लेते हैं, और ये जीत करके जो है कहां पर बाबू? संसद हो जाए या फिर जो है संसद, ठीक है, संसद हो जाए या फिर विधानमंडल बोल दो, विधानमंडल बोल दो या फिर विधानसभा बोल दो, यहाँ पर जाकर के क्या करती है? यहाँ पर जाकर के शासन चलाती है, यहाँ पर कानून बनाती है, किसके लिए? जनता के लिए। इसीलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन कहा जाता है। गुरुजी ठनक गया बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब पलायन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा गजब है, बड़ा शानदार है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन समझ गया है कि गुरुजी यहाँ पर तोड़ के इतना बता देते हैं ना भाई, हर जगह से टूट जाते हैं, इसीलिए छोट हो जाते हैं। चलिए तो देखिए इसको मोट कर दिए हम, ठीक ना। चलिए इसका क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कहता है, अपना सब 35 क्वेश्चन पर पहुंच गए। इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? देखिए इकहरी नागरिकता देखिए आपको हर एग्जांपल आपको जो हम भारत से सिखाने वाले हैं, हर एग्जांपल आपको कहाँ सिखाने वाले हैं? भारत से सिखाने वाले। देखिए भारत में आप देखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिहार में रहता है। क्या रहता है? बिहार में रहता है, उसको बिहार का नागरिकता मिलता है। कहाँ का? बिहार का नागरिकता मिल गया, और यही भारत का ही है। यदि कोई यूपी में रहता है, यही व्यक्ति यूपी चला गया। कहाँ चला गया? यूपी चला गया। तो क्या इस व्यक्ति को यूपी की नागरिकता मिलती है? यूपी की नागरिकता मिलती है? गुरुजी ये क्या बात बता रहे हैं? ये तो ठनक नहीं रहा बात। क्या इसको
नागरिकता यूपी को मिलती है? गुरु जी ऐसा तो नहीं होता है, यदि वो बिहार के रहे चाहे यूपी के रहे, नागरिकता तो एक ही होता है, वो कहलाता है भारतीय कहलाता है, भारतीय नागरिकता मिलती है। क्या मिलती है? कौन सा? भारतीय नागरिकता मिलती है, नागरिकता। कौन सा? भारतीय नागरिकता मिलती है। गुरुजी ये तो नहीं है यहाँ पर हर जगह आप यूपी के है तो यूपी की नागरिकता, बिहार के तो बिहार की नागरिकता, ऐसा तो नहीं होता है। नागरिकता तो एक ही मिलता है कि भारतीय है। क्या है? भारतीय है। इसी को तो कहते हैं अपना सब इकहरी नागरिकता। क्या है? इकहरी नागरिकता। और भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता है। यदि वैसा व्यक्ति, वैसा देश जहां पर राज्य या फिर जो है उसके समुदाय के आधार पर उसको नागरिकता नहीं मिल करके राष्ट्र के लिए एक ही नागरिकता मिले, उसको ही एकहरी नागरिकता कहते हैं। तो इसी को अपना सब बढ़िया भाषा में गुरुजी थोड़ा सा लिखवा देंगे तो मजा चलाएगा। क्या चलाएगा? मजा चलाएगा। तो देखेंगे उत्तर में लिखेंगे एकहरी नागरिकता का अर्थ है कि व्यक्ति को केवल पूरे देश की नागरिकता प्राप्त हो। व्यक्ति को केवल क्या? पूरे देश की नागरिकता प्राप्त हो, न कि जगह जगह की नागरिकता। बिहार के तो बिहार की नागरिकता, यूपी के यूपी की नागरिकता, और चंडीगढ़ के तो चंडीगढ़ की नागरिकता। नहीं, ऐसा नहीं। पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता प्राप्त हो, न कि किसी विशेष राज्य की, न कि किसी विशेष राज्य की। इसके लिए नागरिकता नहीं, इसके लिए एक ही नागरिकता मिलना चाहिए। ठीक है। भारत में नागरिकता केवल भारतीय नागरिकता होते हैं, किसी राज्य के नहीं, जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा नहीं, जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर जो है किसी राज्य के लिए नागरिकता नहीं मिलती है, और इसलिए एक ही नागरिकता होती है। इससे क्या होता है? राष्ट्र का जो एकता होती है उसको बढ़ावा मिलती है। क्या मिलती है? बढ़ावा मिलती है। गुरुजी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलिए आप सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपसे बदले में हम कुछ नहीं मांगे, आप ये सब समझ रहे हैं ना। बस एक ही उम्मीद है आप सबसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते। आपको हम बता ही दिए ना, यदि ये सब पीडीएफ आपको चाहिए तो आप एक बार कॉन्टेक्ट करिए, एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। आपको जो नंबर हम बताए हैं उस नंबर पर एक बार कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बदले में आप एक बार जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, सारनार्थी कौन होते हैं? क्या होते हैं? सारनार्थी कौन होते हैं? अपना 36 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। सारनार्थी कौन होते हैं? देखिए सारनार्थी की बात समझिए, बात समझिए। सारनार्थी कौन होते हैं? सारनार्थी कोई दुश्मन नहीं होते, सारनार्थी कोई दुश्मन नहीं होते। अब देखिए यदि कोई देश में है, किसी भी देश में बात कर लेते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ? आपदा आ गया। क्या आ गया? आपदा आ गया। आपदा या फिर युद्ध हो गया। क्या हो गया? युद्ध हो गया। या फिर जो है आंतरिक, क्या हो गया बाबू? आंतरिक, आंतरिक जो है आंतरिक हिंसा हो गया। आइंदे यहाँ पर तो हिंसा उंसा होते रहता है। ये तो पाकिस्तान जो है आतंकवादी को जन्म देता है, तो आइंदे यहाँ पर हिंसा उंसा होते रहता है। क्या हो गया? आपदा आ गया, बाढ़ उड़ आ जाएगा, भूकंप आ गया, पूरा एकदम से उलट पुलट गया सब कुछ, युद्ध होने लगा। आइंदे इधर से फुसफुस फुसफुस, कभी इधर से फुसफुस कभी उधर से फुसफुस तो करते रहता है। कोई बढ़िया देश आया इसको कूट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। आइंदे जैसे कि भारत इसको कूटते रहता है, तभी ये सबक नहीं पड़ता है। इसको 3 बार कूटा, 1965 में कूटा, 1971 में कूटा, और 1999 में भी कूटा। ठीक है। यहाँ पर युद्ध होते रहता है, आंतरिक हिंसा होते रहता है। कभी प्रधानमंत्री को, लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को जो है वहां पर जो है सैनिक प्रतिनिधि ला देता है, सैनिक अपने बलशाही से जो है वहां पर जो है सरकार को उलट देता है। आइंदे इस टाइप के यहाँ पर हिंसा होते रहता है। यहाँ के लोग इससे तंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तंग आ जाएगा। यहाँ से लोग तंग आकर के जो है ये दूसरे देश चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा? दूसरे देश चला जाएगा। मान लिया कि अमेरिका चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। ये जो लोग अमेरिका चले गए हैं, पाकिस्तान के लोग अमेरिका चले गए, कारण क्या है? आपदा, युद्ध, आंतरिक हिंसा या फिर बाहरी हिंसा के कारण अमेरिका चले गए। कहाँ चला गया? अमेरिका। ये जो लोग जा रहे हैं ना, ये जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर अमेरिका में रहने के लिए, ये जो लोग जा रहे हैं, देखिए इसमें से कोई आपका ही देख सकते हैं। आप देखिए ये सब लोग जा रहे हैं, यही सब लोग को क्या कहेंगे बाबू? अपने सब सारनार्थी कहेंगे। क्या कहेंगे? शरणार्थी कहेंगे। क्या कहेंगे? शरणार्थी। गुरुजी ठनक गया शरणार्थी क्या होता है। शरणार्थी हम समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी भी देश में जब आपदा, युद्ध, आंतरिक हिंसा होती है तो देश का लोग दूसरे जगह रहने के लिए चले जाते हैं, उसी लोग को शरणार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। गुरुजी ठनक गया बात, एकदम एक ग्रेड क्लियर हो गया, बात एक ग्रेड क्लियर हो गया। देखिए एक बार पढ़ के आपको हम बता देते हैं। देखिए क्या कहता है,
शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने देश को छोड़कर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ती है। वे अपने देश लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं, उसी को शरणार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। गुरुजी ये ग्रेड समझ में आया, ये ग्रेड आप बात लिखे भी हैं, ठीक है ना। चलिए ये सब बात आपको समझ में आ रहा है तो पता है ना, एक बार हो जाना चाहिए एक बार, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बड़ा गजब है, बड़ा शानदार तो है, शानदार लगेगा क्वेश्चन। एक देखिए बच्चा आ गया है यहाँ पर चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वित्त विधेयक को परिभाषित करें। आपको हम बताए थे ना चार विधेयक जो होता है, चार होता है। विधेयक क्या कौन होता है? विधेयक आपको कल बात बताए थे, विधेयक गुरुजी आप कल बात हमको बताए थे, हमको याद है। यदि ये सब नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाकर के देखिए, पीछे वाला वीडियो जाकर के देखिए, आपको एकदम एक ग्रेड बढ़िया से विधेयक बताए क्या होता है। शॉर्ट में आपको हम विधेयक यहाँ पर भी बता देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर विधानसभा है, क्या है? विधानसभा, ये विधानसभा में है, ठीक है। विधानसभा बहुत सारा यहाँ पर एमएलए बैठे रहेंगे, क्या रहेंगे? एमएलए बैठे रहेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक बच्चा आया है, इसी के अभी एमएलए बना देते हैं, एमएलए, ठीक है। एमएलए इसी को अपना सब बना देते। तो ये देखिए एमएलए है, एमएलए साहब ये है, इट मीन विधायक साहब ये है। ये क्या करेगा? ये कुछ एक नियम बना, ये मतलब एक नियम बनाना चाहेगा। क्या बनाना चाहेगा? एक नियम बनाना चाहेगा। क्या बनाना चाहेगा? नियम बनाना चाहेगा। ये जो है प्रस्ताव करेगा। ये प्रस्ताव कहाँ करेगा? यहाँ पर, यहाँ पर क्या गया? प्रस्ताव क्या यहाँ पर प्रस्ताव क्या? विधानसभा में। ये जो नियम प्रस्ताव करेगा ना, जो नियम प्रस्ताव करेगा ना, उसी नियम को अपना सब क्या कहेंगे? अपना सब कहेंगे विधेयक। क्या कहेंगे? विधेयक, विधेयक। तो ये व्यक्ति अभी कहाँ, अभी यहाँ पर विधेयक कौन है? ये व्यक्ति विधेयक है जो कि नियम प्रस्ताव कर रहा है। तो ये जो नियम होता है ये कच्चा नियम होता है, को आधा कच्चा, ये कच्चा नियम होता है। ये पक्का नियम है नहीं। गुरुजी अभी विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में यदि पारित हो जाएगा कि ये विधान परिषद में जाएगा, वहां पर लागू हो जाएगा तो गुरुजी उसके बाद ये राज्यपाल जाएगा और राज्यपाल सिग्नेचर कर देगा, तब वो नियम बन जाएगा। तब वो नियम बन जाएगा, तब उसको अपना सब कहेंगे क्या? उसको अपना सब कहेंगे उसको अपना सब कहेंगे अनुच्छेद। इट मीन्स वो धारा बन जाएगा, इट मीन्स वो जो है वो अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसको अपने सब अधिनियम कह देंगे। क्या कह देंगे? अधिनियम कह देंगे। वो पक्का कानून बन जाएगा। ये अभी कच्चा कानून है। क्या है? ये अभी कच्चा कानून है। गुरुजी आपको बात तो समझ में आ गया है, ठीक है। तो विधेयक कौन होता है? जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है नियम कानून को अपने विधानसभा में या फिर विधान परिषद में। यदि ऊपर देखा जाएगा संसद में देखा जाए तो वो विधान वो जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा में भी ये सब प्रस्ताव हो सकता है। उसी की बात बोला है, वित्त विधेयक को परिभाषित करें। लिखेंगे अपना सब। वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो सरकार वित्त मामले, जो जैसे कर लगाना, खर्च करना या सार्वजनिक ऋण से संबंधित होता है। क्या होता है? सार्वजनिक ऋण से संबंधित होता है। यह अक्सर धन विधेयक के साथ मिलकर बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन इनमें अन्य वित्तीय मामले भी हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया है वित्त विधेयक क्या होता है। वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो सरकार वित्त के मामले में, रुपया महीना, इट मीन फाइनेंसियस मामले में, मामले में जो है जैसे कि कर लगान के लिए, खर्चा करने के लिए या फिर सार्वजनिक ऋण के लिए, इसके सब के लिए जो है वित्त विधेयक लाया जाता है। ये अक्सर जो है धन विधेयक के साथ ही मिलकर प्रक्रिया में बजट पेश करता है, लेकिन इसका दूसरा काम भी हो सकता है, दूसरा वित्त मामले भी हो सकता है। गुरुजी आप समझा दिए, हम समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, शानदार है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? हमारे भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद
अनुच्छेद अनुच्छेद इट मीन्स अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक बात करती है। ये जो है संविधान का भाग 4 में रखा गया। किसमें? भाग 4 में रखा गया है। यह जो है एक जो है गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये जो है संविधान में इसका जो है उल्लेख डायरेक्ट नहीं किया गया है। ये जो है ना सरकार को जो है निर्देश देता है, आदेश देता है जन कल्याण के लिए। किसके लिए? जन कल्याण के लिए जो है ये नियम कानून बनाता है। और ये जो है दिशा देता है। किसको? दिशा किसको देता है? ये राजनीतिक को दिशा देता है। किसको? राजनीतिक को दिशा देता है। इट मीन्स कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। और ये जितना भी नियम कानून बनाता है किसके लिए बनाता है? देश, इट मीन जो है जन कल्याण के लिए बनाता है। किसके लिए? लोगों को कल्याण हो इसके लिए ये जो है निर्देश देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये जो है गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था। देखिए आप सब देखेंगे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। आपको बता ही दिए 36 से 51 में वर्णित है। ऐसे सिद्धांत है जो राज्य को सामाजिक आर्थिक राज्य को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित लोक कल्याण बोले या फिर जल कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। मार्गदर्शन इसमें इसको दिशा दिखाता है। क्या दिखाता है? इसको दिशा दिखाता है। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण में क्या? सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए। किसके लिए? राजनीतिक न्याय के लिए, लोगों के लिए जो है ये जो है लोक कल्याण के लिए जो है ये मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता। ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता, इसीलिए तो इसको गैर संवैधानिक कहा गया। इसको लागू नहीं होता है। ठीक है, लागू कराया जा सॉरी क्या लिखा है? ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन शासन के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और शासन के संचालन में मतलब शासन चलाने में, प्रतिनिधि को अपना शासन चलाने में ये नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट होता है, उसको दिशा देता है। क्या देता है? दिशा देता है। चलिए गुरुजी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बड़ा ही गजब है। क्या है? गजब है। क्या कहता है? जीवन का अधिकार से आप क्या समझते हैं? देखिए जीवन का अधिकार हमको अनुच्छेद 21 में दिया गया। क्या किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 21 में बात किया गया। देखो जीवन का अधिकार जो है, आपके पास अधिकार है जीवन जीने का। किसके पास? आपके पास अधिकार है कि आपके पास जीवन जीने का। ठीक है, आपके पास बहुत सारा जीवन जीने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार होता है। क्या होता है? मौलिक अधिकार इसको माना गया। क्या माना गया है? मौलिक अधिकार माना गया। इसमें देखिए आपको जीने का अधिकार है। क्या है? जीने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कोई मार नहीं सकता है। आप खुलेआम पूरा भारत में घूम सकते हैं, बिना कोई रोक ठोक का आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपका अधिकार दिया गया। इसी को अपना सब क्या कहते हैं? इसी को अपना सब कहते हैं जीवन का अधिकार। क्या कहता है? जीवन का अधिकार। तो सिंपल बात में आप लिख भी सकते हैं। देखिए कितना गजब लिखे। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। क्या? एक मौलिक अधिकार है जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीना, इट मीन्स गरिमापूर्ण जीवन जीना, अपना खुलेआम जीवन जीने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। जीवन की सुरक्षा का भी अधिकार है आपके पास। ये इसी को कहते हैं जीवन का अधिकार। इसी कहते हैं आपको सब जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में 21 द्वारा यह एक मौलिक अधिकार है जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और जीवन की सुरक्षा का अधिकार शामिल है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और आपको जो बताए हैं कि आप यदि पीडीएफ चाहते हैं तो आप एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब रुक करते हैं। और ये आई थिंक जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अपना सब 10-10 क्वेश्चन ही कराते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बड़ा गजब है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? देखिए क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार क्या? देखिए
सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक क्षेत्राधिकार, इसमें जो है ऐसा कोई एक अधिकार है, ऐसा कोई एक क्षेत्राधिकार है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन दाखिल होता है, सर्वोच्च न्यायालय ही दाखिल होता है। जैसे कि बात कर लेते एक अनुच्छेद अनुच्छेद अरे भाई अनुच्छेद 131 कितना बाबू 131 इट मींस 131 अनुच्छेद 131 ये जो है ये यदि लागू होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ दाखिल कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं दाखिल, क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ही दाखिल होते। गुरुजी ये इतना पावरफुल न्यायालय अनुच्छेद है जिसमें इसमें नीचा वाला बात तो होबे नहीं करेगा, इसमें नहीं जो है उच्च न्यायालय शामिल होगा, इसमें नहीं जो है उच्च न्यायालय भी शामिल, उच्च न्यायालय भी शामिल नहीं होगा, नहीं जो है यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय शामिल होगा, क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय भी इसमें शामिल नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय भी इसमें शामिल नहीं होता, ये दोनों तो इसमें शामिल होता ही नहीं। जब भी होगा सर्वोच्च न्यायालय होगा। और इसमें कौन सा बात होता है गुरुजी, ये अनुच्छेद उसी समय लागू होता है जब का बाबू, जब जो है यदि केंद्र सरकार के बीच में, क्या बाबू, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, किसमें, राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए, क्या हो जाए, विवाद हो जाएगा, तो उस पर क्या कौन सा कानून अनुच्छेद लगेगा, इसके तहत जो है 131 के तहत इस पर धारा लगेगा और ये डायरेक्ट कहाँ पर मामला जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। और यही मामला को अपन सब कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार। इस पर मौलिक क्षेत्राधिकार है, इस पर किसका अधिकार होता है, हमेशा अनुच्छेद 331 पर सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, इसीलिए इसी को अपन सब मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, किसको, सर्वोच्च न्यायालय का यह मौलिक क्षेत्राधिकार है। और एक फेस में और ये हो सकता है जब दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इस मामले में जो है डायरेक्ट उस पर अनुच्छेद 331 लगेगा, जो कि डायरेक्ट वो मामला कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है। और यही अनुच्छेद को अपने सब कहते हैं मौलिक न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार। गुरुजी ठनक गया बात, ठनक गया समझ रहे, ये इशारा समझ गए कि नहीं, इशारा प्लीज आपको लाइक करना है, ठीक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 उन मामलों से संबंधित है जो सीधे उसके समक्ष आते हैं, सीधे उसके समक्ष आएगा, बिना उच्च न्यायालय और बिना डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में इसमें गए, डायरेक्ट उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, ठीक है, सीधे उसके समक्ष आते हैं। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच विवाद हो जाएगा, इस मामले में डायरेक्ट अनुच्छेद 331 के तहत मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में ये बात जाएगा, ठीक है। इन मामलों को पहले किसी अन्य न्यायालय, पहले किसी भी न्यायालय में नहीं लिया जाता, नहीं उच्च न्यायालय में लिया जाएगा, नहीं डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में लिया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में लिया जाता। तो बात समझ में आ गया, क्लास कैसा लगा एक बार आप वीडियो में बता दीजिएगा। आप ये जैसे जो है खत्म होगा, यूट्यूब पर डायरेक्ट अपलोड होता है, यूट्यूब पर जाकर के कमेंट करिएगा, और यदि आपको कोई दिक्कत रह गया है तो आप कमेंट करिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई देने का हद तक प्रयास करेंगे, और देते भी हैं, जो स्टूडेंट कमेंट करता है, जो दिक्कत होता है उसको हम रिप्लाई देते हैं, ठीक है। यदि आपको भी कोई दिक्कत है तो उस पर रिप्लाई आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। फिलहाल आप बताइए क्लास आपको कैसा लगा, क्लास आपको जबरदस्त लगा, सुंदर लगा कि नहीं लगा, एक बार अपना कमेंट राय विचार में यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको जो है पीडीएफ लेना है तो आपको हम बता ही दिए हैं, एक नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम बता देते हैं, ठीक है, 9534023725, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।